नई सोच, नया आगाज, सबसे पहले हम यानी भारत आज। भारत आज के इस नया आगाज, नया कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक और नए मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। हिमाचल गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उनसे हिमाचल में गौवंश की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, हिमाचल सरकार ने किस प्रकार से गौ संवर्धन और गौ कल्याण के लिए अपने कार्य किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक शर्मा जी। आपका अभिनंदन है अशोक जी। धन्यवाद जी, आपका भी। सर, आप बहुत लंबे समय से हिमाचल में गौ सेवा से जुड़े रहे हैं, तो कुछ हमें भी ब्रीफ कीजिएगा कि हिमाचल में गौ सेवा आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, ये भारत आज चैनल ने मेरे को बुलाया और यहाँ पे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया और आपने मेरे को ये मौका दिया कि गौ माता के ऊपर, गौ माता के विषय में चर्चा की जाए। तो ये मैं अपना सौभाग्य ही समझता हूँ और आपको बधाई है। मेरे को पता लगा कि ये जो आपका भारत आज चैनल है, इसको भी चले हुए अभी को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है जी। तो गौ माता की कृपा रही तो ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत ऊंचे लेवल पे इस चैनल को भी देखेंगे। धन्यवाद अशोक शर्मा जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए पूरे भारत आज परिवार की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब हम बात करते हैं हिमाचल में गौ सेवा आयोग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ आयोग बने जी। 8 फरवरी 2019 को इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, जो मेरे को उपाध्यक्ष का सेवा का ये मौका मिला था। जी। तो बीच में 1.5 साल कोरोना काल में निकल गए और 6 महीने हमारे निकल गए। बीच में मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए, बीच में पंचायतों के इलेक्शन आ गए, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो उसमें समझिए अपने को 1.5 साल ही काम करने के लिए मिला है जी। और उस 1.5 साल में टोटल हिमाचल में अगर बेसहारा गोवंश की बात की जाए सड़कों पे, तो करीब 36,000 गोवंश था सारे हिमाचल में। जी, हम इस पर अभी चर्चा करते हैं अशोक जी आपसे। बेसहारा गौवंश की समस्या, उसके निदान और उसको संवर्धन के लिए आपने क्या कार्य किए, आपके आयोग ने आपके नेतृत्व में क्या कार्य किए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने अभी कोरोना काल का जिक्र किया, जिस प्रकार से मनुष्यों में एक महामारी आई कोरोना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो गौवंश में एक LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज एक बीमारी आई, उसके संदर्भ में हिमाचल गौ सेवा आयोग ने किस प्रकार से कार्य किया। उसमें हिमाचल गौ सेवा आयोग ने बहुत सारी संस्थाएं ऐसी जुड़ गई उस समय कि जो देसी दवाइयां दे रहे थे जी। कुछ वो प्रयोग की। हिमाचल मैं कहूँ तो प्रदेश सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने टोटल उसको कोरोना की महामारी की तरह ही उसको ट्रीट किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कहीं से भी किसी भी किसान से या किसी भी गौशाला से नहीं लिया गया। उस दवाइयों का नहीं, कोई डॉक्टर की फीस नहीं, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया गया और तकरीबन 90% उसमें हमें सफलता मिली। यानी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हरियाणा में लंपी बीमारी की विदाई हो चुकी है, क्या इसी प्रकार से हम मान लें कि हिमाचल में भी लंपी बीमारी की जो है विदाई हो चुकी है? 99%। 99%। 1% यानी कि देखिए कितनी ईमानदारी से अशोक शर्मा जी ने हमें आंसर दिया कि 1% अभी भी है जिस पर अभी सरकार या गौ सेवा आयोग हिमाचल का कार्य कर रहा है। कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। और प्रदेश सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ उनकी डे 1 से, जिस दिन से ये बीमारी आई थी उसी दिन से फ्री दवाइयाँ दी हैं सब लोगों को, किसानों को भी और गौशालाओं में भी। अगर हम बात करें, अभी गौशालाओं की बात चली तो हिमाचल में कितनी गौशालाएं हैं? हिमाचल में जब आयोग बना था जी तो करीब 102 गौशाला थी, जी। अभी 224 हैं। यानी कि लगभग अगर हम 2 से 3 साल की बात करें तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हिमाचल गौ सेवा आयोग की रही हाँ, है। बहुत बड़ी तो नहीं मैं बोल सकता लेकिन कोशिश, प्रयास निरंतर जारी है जी। देखिए अशोक शर्मा जी बिल्कुल भी किसी भी बात का श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रयास जारी है। बिल्कुल सही बात है कि निरंतर प्रयास चलते रहने चाहिए। तो इसी पर कड़ी में हम बात कर लेते हैं कि गौशालाओं में कुल कितना गोवंश होगा इस समय हिमाचल की बात करें तो? हमारे पास 22,000 गोवंश इस टाइम हिमाचल की गौशालाओं में है, जिनको प्रदेश सरकार गौ सेवा आयोग के थ्रू
700 रुपया प्रति गौ प्रति माह हर महीने गोपाल राशि जिसको बोला गया है, या गौओं को सहायता राशि गौ कल्याण निधि के गौ तौर पे कल्याण निधि के तौर पर हर महीने देते हैं। हिमाचल सरकार 700 रुपया पर गोवंश हाँ, प्रति माह। प्रति माह। उसमें 1.5 करोड़ रुपया महीने का हम दे रहे हैं जी, हर महीने। 1.5 करोड़ का मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 18 करोड़ रुपए का आपका जो है वो बजट रहता है हिमाचल गौ सेवा आयोग के लिए, हिमाचल सरकार का। हिमाचल सरकार का। ठीक है, तो क्या ये जयराम ठाकुर जी के आने के बाद ही गौ सेवा आयोग का गठन किया गया? पहली जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में पहला डिसीजन यही था कि गौ कि कल्याण गौ के लिए कल्याण के लिए कार्य किया जाए। 1 रुपया प्रति बीघा जमीन, जी, और जहां भी गौ सेंचुरी बने उसके लिए फंड्स अरेंज करने, या गौशालाओं के लिए फंड्स अरेंज करने। गौ ये शराब पे गौ सेस लगाया था उस टाइम 1.5 रुपया, अब उसको 2.5 रुपये कर दिया गया है, तो उसमें भी कुछ पैसे आते हैं। मंदिरों के चढ़ावे के ऊपर 15% लगाया था। तो उससे तो फिर 18 करोड़ से भी बहुत ज्यादा राशि इकट्ठी हो जाती होगी फिर गौ नहीं कल्याण जी, के लिए। अभी तो फिर- अभी अभी क्या हुआ ना, कोरोना काल में ठेके बंद कर दिए गए तो हमें कुछ घाटा हुआ उस टाइम, तो उतना पैसा नहीं आया, गौ कल्याण निधि में उतना पैसा जमा नहीं हुआ। कम हो पा रहा है अभी। हाँ। तो कहीं है तो नहीं कि भी आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि भी अब ज्यादा से ज्यादा शराब पिए ताकि? नहीं, हम प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन हम उनको धन्यवाद करते हैं उनका, ठीक क्योंकि वो बात है। दान बीच में देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि 200 से ऊपर आपकी गौशालाएं हैं इस समय, जी। तो क्या गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य हिमाचल में चल रहा है इस समय? बिल्कुल, बहुत क्योंकि सारी गौशालाओं में तो खर्चा ही खर्चा है, गौओं ने तो खाना ही खाना है, तो उनको स्वावलंबी कैसे बनेंगी गौशालाएं? स्वावलंबी बनाने के हमारे पास अभी पहला तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है, जितना बेसहारा गोवंश सड़कों पे है जी, उससे एक तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जी। बहुत सारे बच्चे हमारे जान गंवा देते हैं, बहुत सारी गौएं हमारी स्वर्गवास हो जाती हैं, बहुत सारी गौएं हमारी चोटिल हो जाती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि पहले बेसहारा गोवंश हमारे प्रदेश को बेसहारा गोवंश से मुक्त कर दिया जाए, इनको कहीं ना कहीं आश्रय स्थली पर पहुंचा दिया जाए। चलो, आप बेसहारा गोवंश पे आप बार बार आप आ रहे हो घूम के, और तो हम बेसहारा गोवंश की समस्या पर ही बात कर लेते हैं। मैं हिमाचल की बात करूं तो लगभग 15-17 साल मैं हिमाचल में खुद रह के आया हूं, और हिमाचल में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे गोवंश की समस्याएं हैं। जो आपने एक्सीडेंट का जिक्र किया वो भी लगातार हो रहे हैं। तो क्या कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं कि हिमाचल में कब तक जो है वो बेसहारा गोवंश की समस्या समाप्त हो जाएगी? सड़कों से गोवंश कब तक हट सकता है? डेडलाइन तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन हमारा जो प्रयास है, हमारे पास 36,000 गोवंश था सड़कों पे, अभी 22,000 जा चुका है गौशालाओं में, 14,000 हमारा बचा है। वो आने वाले समय में 8 तारीख के बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, लेकिन हमारा काम चालू, ऐसा नहीं कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो काम बंद है। हमारे सारे काम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। बहुत बड़ी बात अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गौ सेवा हिमाचल में गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में निरंतर जारी है। बिल्कुल, सेवा गौ सेवा कैसे बंद हो सकती है जी? ये कोड ऑफ कंडक्ट उस पे लागू नहीं होता, नहीं गौ होता सेवा है पे। ठीक बात है। तो अगर हम बात करें तो नस्ल सुधार पे कोई कार्य किसी प्रकार से हिमाचल में चल जी, रहा है? नस्ल सुधार पे हमने 3 लाख सेक्स आउटर सीमन अभी परचेज किया है, जिससे बछड़ियां तैयार होंगी, और उसमें साहिवाल, थारपारकर जी। और रेड सिंधी, ये 3 नस्लों का जो सेक्स आउटर सीमन है वो खरीदा है। और किसानों को अब ये सुझाव देंगे, हमारे डॉक्टर लोग जाके कैंप लगाया करेंगे गांव-गांव में कि ये बछड़ियों वाले इंजेक्शन लगाया करें, जर्सी के इंजेक्शन ना लगाया करें। बहुत सारा प्रयास रहेगा कि ये जर्सी के इंजेक्शन बंद करेंगे हम। सेक्सोटिड सीमन की आप बात कर रहे हैं अशोक जी, तो क्या हम माने क्या वो 100% सक्सेस रहता है? हमने 10 इंजेक्शन मंगवाए थे एज ए एक्सपेरिमेंट। जी, तो उसमें पहले तो मानना ये था हमारे विभाग का कि 50% सक्सेस रेट है जी, जी। लेकिन वो 10 के 10 सक्सेस हो गए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट अशोक जी आप बता रहे हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक इस पे मैंने जो इस पे अपना पूरा का पूरा जो एक परियोजना जो मैंने इस पे की है सेक्सोटिड सीमन पे, मुझे नहीं लगता कि कहीं 15 से 20% से ऊपर नहीं, इसकी उसका कहीं कारण success मैं rate बताता हूँ रहती है। आपको क्या है। उसका कारण ये नहीं है कि सेक्स आउटर सीमन में कोई फॉल्ट है। जी, उसमें क्या है कि हम लोग जैसे यहाँ हॉस्पिटल है और 2 किलोमीटर पे गऊ, जी, सुबह ही
कोई आदमी घर से जाने की तैयारी में निकला जिसके घर पे गऊ है और उसके घर वालों ने उसको बोल दिया कि हमारी गऊ हीट पे आई है जी, जी तो वो फ़ोन कर देगा हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट उठेगा और वो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, मैं बात कर रहा था अशोक जी आपसे कि आफ्टर इंसेमिनेशन की बात कर रहा था मैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी, हाँ जी कि वो इंजेक्शन जो है वो लगना चाहिए हीट पे आने के 10 घंटे के बाद में, जी। लेकिन हम लगा देते हैं उसको 2 घंटे में, तो फेलियर के चांसेस 99% हो जाते हैं। वो एक टेक्निकल वो रहता है, वो डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इसमें डॉक्टर की कहो या फिर जानकारी का अभाव भी रहता है हाँ, कुछ। जानकारी का अभाव कृषक को भी नहीं है। कृषक कृषक अगर को भी डॉक्टर कम नहीं रहता जाता है 5-6 घंटे तो वो कंप्लेंट करते हैं उसकी कि जल्दी हाँ नहीं भाई, आया। आया नहीं भाई। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये कैंप लगाने पड़ेंगे, हमें गांव-गांव में लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इस तरह का कोई प्रयास चल रहा है बिल्कुल, हिमाचल गौ सेवा आयोग बिल्कुल का? शुरू कर दिया जी, कैंप लगाने शुरू कर दिए। अभी आने वाली 8 तारीख के बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार बन रही है और उस पे भी हम चर्चा करेंगे जी। अशोक जी। आप मेरे से दो कदम आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से वहीं लेकर आ रहा हूँ। मूल विषय क्या है, नस्ल सुधार पे किस प्रकार से और क्या कार्य आपके चल रहे हैं? सेक्सोटिड सीमन की आपने बात की जी। सेक्सोटिड सीमन में आप कह रहे हैं कि भी 100% की आप रेशो मान रहे हैं। मैं चलो नहीं, वो आप एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में 100% आया आपके पास। 50% आपके कह रहे हो, 50% हाँ। आपके हिसाब से रहता है। तो क्या इसके लिए कृषक और पशुपालक जो है वो इसके लिए तैयार है? तैयार अगर नहीं भी हैं तो हम करेंगे ना जी उनको। जो पशु रख रहा है कृषक, उसको बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है गऊओं के बारे में जी। कि कौन सी गऊ को कौन सा इंजेक्शन आना है, तो वो बेचारा वो फोन कर देता है हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब टीका लगा जाना। अब उसको तो यही पता नहीं है कि टीका कौन सा डॉक्टर साहब लगा गए, कौन सा नहीं लगा गए। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। वो यानी कि आपके पशु चिकित्सकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा जी। टीका उसको लगा रहे हैं, जर्सी का लगा रहे हैं या कौन सा लगा जी, रहे हैं। जी, जी। तो इसलिए इसके लिए आप पशुपालकों को और कृषकों को इसके लिए आप जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम बात कर रहे हैं साथ साथ गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, स्वावलंबी बनाने की। जी। नस्ल सुधार से क्या हम गौशाला को स्वावलंबी नहीं बना सकते? बहुत जल्दी ये कार्य होने वाला नहीं, बहुत जी। लंबा समय इसमें जाएगा जी। जी मैं बेमतलब की बात आपके सामने करूं कि नहीं जी 6 महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए लंबा समय लगेगा। जो हमारे पास इस टाइम गौशाला में गऊएं हैं, उनमें से सिर्फ 20% गऊएं हैं जो बांझ नहीं हैं या दुधारू होने वाली हैं। जी उनको भी आप अच्छी नस्ल पे लाने के लिए, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। कोशिश सरकार की निरंतर जारी है उस काम के लिए। और मेरे को लगता है कि अब जब हम किसी अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो भगवान जी भी हमारा कोई मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो सेक्सोटिड सीमन की बात कर रहे थे, तो क्या पशुपालक या गोपालक को कितनी दर में वो टीका मिलता है सेक्सोटिड सीमन? 1500 रुपये में वो इंजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी कीमत जो है वो 1500 रुपया है। जी तो उसमें 1250 रुपया केंद्र सरकार हमें सब्सिडी देगी जी और 125 रुपये हमारी प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। उसमें किसान को हम 125 रुपये में देंगे। यानी कि 125 रुपये में आप सेक्सोटिड सीमन, जो कि आपको भारत सरकार को 1500 रुपये में पड़ता है, वो आप 125 डायरेक्ट क्या गौशालाओं के लिए ये फ्री है या नहीं, कैसे? किसानों के लिए किसानों के लिए और गौशालाओं के लिए? वो भी 125 रुपये गौशाला वाला देगा। अच्छा, यानी कि गौशाला लें, पशुपालक लें या कृषक लें, उनको 125 रुपये में सेक्सोटिड सीमन पड़ेगा। और किस प्रकार से आप गौशालाओं को लेके, किस प्रकार से आप जागरूकता लोगों में ला रहे हैं गौओं को लेके, खासतौर पे गौवंश की अगर हम बात करें तो? क्योंकि भाजपा के लिए तो गीता, गंगा और गायें बहुत ही प्रिय विषय है, तो इसी पर आजकल गीता जयंती भी चल रही है आज। नहीं, मैं तो बाकियों को भी कहूँगा जी, भाजपा के लिए ही नहीं, गोपुत्र सारे ही हैं जी और सबकी माता है। तो मैं बाकियों को भी कहूँगा कि वो भी गीता, ज्ञान और गऊओं पे ही चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देश बचेगा जी और संस्कृति बचेगी हमारी, तो हम बचेंगे। चलो, आप बात कर रहे थे अभी हिमाचल सरकार की कि 8 तारीख के बाद हमारी सरकार दोबारा आएगी। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हिमाचल का तो अब तक इतिहास ये है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन। नहीं, इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बार दोबारा हमारी सरकार आ रही है। अगर हम बात करें तो जो सर्वे जो पहले आ रहे थे, वो आ रहे थे कि पहले के 45 के करीब सीट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन, चुनाव परिणाम के दिन नज़दीक आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट्स जो है वो 35 के करीब होती नज़र आ रही हैं, जो सर्वे के मुताबिक जो है। चलो, ऐसा है जी, 35 और 45 में कोई बहुत लंबा अंतर नहीं है। 45 से 35 आ गई है, कहीं ये तो नहीं कि भी आने वाले 4 दिन में और घट नहीं जाए नहीं नीचे? नहीं 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 नहीं, वो ऊपर जा सकती है 45 से,
नीचे नहीं आ सकती आप है। इसके लिए पूरे आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो अगर पूरे हम आश्वस्त हैं। बद्दी की अगर हम बात करें, आप बद्दी से संबंधित हैं, हाँ जी। तो बद्दी में क्या अब की बार परमजीत बिल्कुल सरकार बिल्कुल। या चौधरी लज्जाराम सरकार? भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रतिनिधि है उसको विजय मिलेगी। यानी अब की बार फिर परमजीत सरकार बद्दी में बिल्कुल या बिल्कुल। चौधरी लज्जाराम सरकार? नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही हमारा प्रत्याशी जीतेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत आज के लिए आपके शुभकामनाएं दी और हिमाचल गौ सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को हमने समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से हिमाचल सरकार जो है वो हिमाचल में गौओं के संवर्धन और कल्याण के लिए कार्य कर रही है। प्रिय दर्शकों, आपने भी देखा कि हमारे साथ जुड़े थे हिमाचल गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक शर्मा जी, जो कि पिछले एक अरसे से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। गौ सेवा आयोग से तो ये अभी जुड़े, लेकिन उससे पहले से गौ कल्याण में और गौ सेवा में निरंतर अशोक शर्मा जी जुड़े रहते थे। इसी कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप हिमाचल में गौ सेवा आयोग की उप कप्तानी आप संभालें। तो दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि हम इसी प्रकार से आपके साथ जुड़े रहेंगे और हर बार एक नए विषय पर एक नए व्यक्तित्व के साथ हम चर्चा करने आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे सभी चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम भारत आज पर हरियाणा आज, उत्तर प्रदेश आज, पंजाब, दिल्ली आज और उत्तराखंड आज, हिमाचल आज पर इसी प्रकार से आपके साथ जुड़े रहेंगे। लगातार आप हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर हम अगले सप्ताह एक नए व्यक्तित्व के साथ एक नए विषय पर नई सोच, नया आगाज में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद।